हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है, सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ। ठीक है। इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट से जितने भी यूनिट है उन सभी यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको इस वन शॉट वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं आपका कि इस सब्जेक्ट का बेसिकली कितने यूनिट्स हैं आपके पास। यहाँ पे आपको 3 यूनिट्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर सभी के अपने अपने लेसन है। तो टोटल हमारे पास 11 लेसन है। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, जो कि एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सभी वीडियोस के पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बन सकता है आपका, क्योंकि जब आप फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें ना आपको एक पिक्चर बुक दी गई है। ठीक है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप कोई चीज अगर समझाएँगे, बोलकर बताएँगे, तो वो उतने अच्छे से कैच नहीं कर पाएँगे, जितने अच्छे से अगर आप उनको कोई इमेज दिखाकर चीज़ें समझाते हैं तो। ठीक है? तो इस वज़ह से यहाँ पे पिक्चर बुक के बारे में पूछा गया है कि ये जो पिक्चर बुक है, वो किस तरीके से चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में काम करती है। ठीक है? सो अगर हम बात करें पिक्चर बुक की, तो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है? चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में, बाय फोस्टरिंग लैंग्वेज स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें जब आप बच्चों को पिक्चर बुक्स दिखाते हैं, तो वो इमोशंस को कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही वहाँ पे आप कुछ बोल ना रहे हो, पर बट केवल विजुअल चीज़ों से चीज़ों को देखकर ही ना वो चीज़ों को समझते हैं और इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं उससे। और उनका जो विजुअल लिटरेसी होता है, वो आपका एनहांस होता है। वैसे भी बोला जाता है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ने से ज़्यादा अगर उसको विजुअली देखते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। ठीक है? तो इस वजह से पिक्चर्स बुक जो होती हैं, वो चिल्ड्रंस के साथ-साथ एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, परंतु चिल्ड्रंस के लिए इसलिए बिकॉज़ चिल्ड्रंस को स्टार्टिंग में वर्ड्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। परंतु अगर आप उनको पिक्चर्स दिखाएँगे तो वो ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है? सो थ्रू स्टोरी टेलिंग चिल्ड्रन लर्न अबाउट नैरेटिव स्ट्रक्चर, स्क्वीजिंग एंड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, प्रोमोटिंग कॉग्निटिव एंड एनालिटिक थिंकिंग, ठीक है? सो स्टोरी टेलिंग के थ्रू जब आप पिक्चर्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू सिखाते हैं बच्चों को, तो उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, उनका कॉग्निटिव एबिलिटी और एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है, वो उनका डेवलप होता है, ठीक है? सो एडिशनली अगर हम बात करें, पिक्चर्स बुक्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, हेल्पिंग चिल्ड्रन आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड फीलिंग। ठीक है। सो द इंटरैक्टिव नेचर ऑफ दीज बुक्स इनकरेज लैंग्वेज एक्विजिशन, वोकैबुलरी एक्सपेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो वोकैबुलरी के साथ साथ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इन सभी का डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल जो पिक्चर्स बुक्स होते हैं आर सर्व एज अ पावरफुल टूल्स दैट नॉट ओनली एंटरिंग बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव, इमोशन एंड सोशल ग्रोथ। तो कुछ इस पर्सपेक्टिव में इस तरीके से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होता है थ्रू पिक्चर्स बुक। ठीक है। और जब आप पिक्चर बुक देखेंगे तो उस पिक्चर बुक में नाम यही वाला है, इस नाम से आपको ये पिक्चर बुक प्रोवाइड कराई गई है फर्स्ट यूनिट में, दैट वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर। तो इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है कि ये है क्या बेसिकली, उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर, तो ये एक मोर्सी सेंडैक का एक द्वारा लिखा गया एक चिल्ड्रंस के लिए एक पिक्चर बुक है, ठीक है? जो इमेजिनेशन और इमोशंस को एक यंग बॉय नेम्ड मैक्स मैक्स के थ्रू यहाँ पे दिखाता है। ये एक मेन मेन कैरेक्टर होता है, यंग बॉय होता है, ठीक है? सो द ऑथर एंड illustrate crafted a narrative that explores the boundary between fantasy and reality. Max's journey to the land of the wild things represents a child interest, struggles, and the need for love and understanding. Sindak believes in the importance of acknowledging and embarrassing complex emotions, making the story a poignant exploration of childhood psychology and the transformative power of imagination in detailing विद लाइफ चैलेंजिंग। ठीक है, तो इस पिक्चर्स के थ्रू वो यहाँ पे लाइफ चैलेंजिंग सारी चीजें यहाँ पे दिखाती हैं। ठीक है, जिन्होंने लिखा है ये। ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर आप इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे यूनिट में, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा एफआईआर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एफआईआर होता क्या है। तो एफआईआर बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ठीक है, जो मतलब जिस अगर किसी के साथ क्राइम हुआ है, किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, और जिसके साथ वो क्राइम हुआ है, तो वो उस क्राइम या किसी और के साथ वो क्राइम हुआ है और वो किसी और के बिहाफ पे लिखवाना चाहता है, तो वो एफआईआर लिखवा सकता है। ठीक है। So an FIR is a document that is filled by the police upon receiving information about the commission of a recognized offense। कोई अगर recognized cognizable offense हुआ है जो कमीशन में recognized है,
तो उस ऑफेंस के तहत पुलिस जो है एक एफआईआर दर्ज करती है, जिससे कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन में उसको एफआईआर से ही हेल्प मिलती है, बिकॉज़ एफआईआर में सारी डिटेल्स होती हैं, किसके साथ ऑफेंस हुआ है, क्या ऑफेंस हुआ है, कितने बजे हुआ है, क्या-क्या चीज़ें हानि हुई है, क्या नुकसान हुआ, वगैरह-वगैरह, ठीक है? So when someone approaches the police with information about a criminal offense, the police registers an FIR to initiate an investigation. ठीक है, so the FIR contains details such as date, time, place of the offense, details of the offense and the identity of the ठीक है, तो एफआईआर में जो है ये सभी इंफॉर्मेशंस दिए हुए होते हैं, जिसकी वजह से ना कंप्लेंट जो भी दर्ज हुई है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाती है और फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो है हेल्प हो पाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो एफआईआर है वो हेल्प करती है पुलिस को। ठीक है, इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सो इट सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पुलिस टू बीइंग देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलाइंड क्राइम। ठीक है, तो जो भी क्राइम हुआ है उसको आगे प्रोसेस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एज अ फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एफआईआर जो है वो काम करता है, जिसके आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, तो देखिए, अगर हम एफआईआर की बात करें तो एफआईआर जब पुलिस लिखती है तो वो आपसे क्या-क्या चीज़ें पूछ सकती है, आपको क्या-क्या बताना, क्या-क्या लिखवाना जो है वो बहुत मैंडेटरी होता है। पहला तो पुलिस स्टेशन वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है? और पर्सनल डिटेल जो भी कंप्लेन कर रहा है उसका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस जहाँ पे हुआ है, ठीक है? एंड जो पुलिस स्टेशन से डिस्टेंस कितनी थी, ठीक है? और डेट एंड आवर्स ऑफ जो भी चीज़ हुई है उसके कितने टाइम में हुआ था, कितने घंटे लगे उस मतलब ये सारी चीज़ सारा डिटेल ऑफेंस क्या हुआ है, ऑफेंस में किसको नुकसान हुआ है, क्या मर्डर हुआ है, थेफ्ट हुआ है, रेप हुआ है, एटसेट्रा। सो नेचर ऑफ द ऑफेंस, ठीक है? सो पर्टिकुलरली ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ है, ठीक है? सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है? डिटेल ऑफ विटनेस इफ एनी, अगर कोई विटनेस है तो उसका उस विटनेस का भी सारा डिटेल लिखा जाता है। So complaint briefly lay down the facts regarding the incidents report in an accurate way। तो मतलब उस कंप्लेन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें नुकसान हुई है कि जिसको भी नुकसान हुआ है जो भी चीज है वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये सारे सभी इन्फॉर्मेशन जो है किसी एफआईआर में मस्ट इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, सो और साथ ही साथ आपको इसके दो कॉपीज होने चाहिए इस एप्लीकेशन के, फर्स्ट आपके लिए होना चाहिए और सेकंड जो है पुलिस के लिए होना चाहिए। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम। तो देखिए अगर एफआईआर लिखनी होती है तो इस तरीके से जो है एफआईआर की फॉर्मेट जो होता है वो होता है। ठीक है, जो एप्लीकेंट लिख रहा है उसका नाम, उसके फादर, ठीक है, अगर कोई हस्बैंड हस्बैंड है तो हस्बैंड, ठीक है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, नंबर, डेट, ये सारी चीजें और ये सारा एड्रेस वगैरह लिख के फिर मेन जो भी चीज है वो लिखना है कि क्या क्या चीज हुई है इतने टाइम पे यहाँ पे इसके साथ हुआ है। ठीक है, सारा सारा चीज मेंशन करना होता है। थैंक्स, रिगार्ड, योर सिंसियरली, अपना नेम, सिग्नेचर, ठीक है, ये सारी चीजें। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है आपका एफआईआर का। स्क्रीन पॉज़ करके आप ध्यान से देख लें। तो नेक्स्ट इसमें आपका होता है एक आरटीआई होता है। अभी हमने देखा एफआईआर जिसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा आरटीआई। इसके बारे में आई थिंक आपने सुना होगा। ठीक है, इससे इसमें क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो होता है ये आपके लिए होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट रजिस्टर एरिया है या कोई गवर्नमेंट का सेक्टर है, वहाँ पे कोई पॉलिसी बनाई जा रही है या कुछ नए कानून बनाए जा रहे हैं और आप चाहते हैं उस कानून के बारे में कोई लाइक इन्फॉर्मेशन लेना कि अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है या अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसी भी तरीके का अगर आप अ, उसके बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं, जिसके साथ आपको उस चीज़ की अगर इफ पॉसिबल तो वो आपको सारी चीज़ें, ये आपका हक है और आप क्या भले ही वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो आरटीआई इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इन द ईयर ऑफ 2005। ठीक है, तो 2005 में इसको लाया गया था। एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटली ऑफ स्टेट बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत अगर आप कोई एक एप्लीकेशन लिखते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सॉरी किसी गवर्नमेंट अगर सेक्टर से आप कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट एंड आरटीआई, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। ठीक है, आरटीआई क्या होता है हमने देखा। अब आरटीआई किस तरीके से लिखते हैं वो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन वही एड्रेस है, पिन है, सर है, ठीक है, और सब्जेक्ट आपका है क्या कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये लाइन आपको लिखना होता है कि आप इस एक्ट के तहत जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, आप जो भी लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो आप यहाँ पे लिखेंगे, योर सिंसियरली, सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, पोस्ट एड्रेस, हाउस नंबर वगैरह वगैरह आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई आरटीआई फाइल करनी
होगी तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? और आरटीआई होता क्या है आपको मैंने बता दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ओके? अब आता है हमारा फॉर्मल लेटर बिकॉज़ ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको थोड़े से थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मोस्ट ऑफ द थोड़ा-सा ग्रामेटिकल चीज़ें दिखेंगी। आपको थोड़ा आपको अवेयरनेस आरटीआई, एफआईआर ये सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए या एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको आरटीआई या एफआईआर लिखने को बोला जा सकता है, ठीक है? और अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो अगेन यहाँ पे आता है एड्रेस, डेट, ठीक है? और नाम वगैरह, ठीक है? कंपनी का नेम हो गया अगर जिसको भी लेना चाहते हैं। डियर सर, मैडम, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट बेसिकली आप जो भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट क्या है बेसिकली आपका। फिर आपका पैरा 1 आता है, सेकंड पैराग्राफ आता है, क्लोजिंग होता है जिसमें आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं, सिग्नेचर, नेम, टाइटल, ठीक है? ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है। नेक्स्ट आई थिंक आपने ये भी चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी, आपको पता होगा अगर आपके पास इंग्लिश थी 12th तक तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए, आपको पता होगा कि आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे पहले भी। एक्टिव वॉइस में क्या होता है नॉर्मल वो चीज़ होती है सीता लव्स सावित्री, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल और पैसिव वॉइस में क्या होता है सीता इज़ लव्ड बाय सीता, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम बाय लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे चीज़ जो है वो पैसिव वॉइस को डिनोट करती है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम 4th क्वेश्चन को देखें और 4th पॉइंट को देखें सम बॉयज वर हेल्पिंग द वांटेड मैन, ठीक है? द वांटेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो आप स्क्रीन पॉज़ करके वन बाय वन ये सारे एग्जांपल्स को पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल हू डिड दिस, ठीक है? सो बाय व्हॉम वाज दिस डन, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इस चीज को बेसिकली पर्टिकुलरली पैसिव वॉइस में चेंज करिए, ठीक है? नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपने लिया होगा ये वाला इंग्लिश फ्लुएंसी 1 तो आपने देखा होगा कि उसमें ना आपको डायलॉग लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो डायलॉग किस तरीके से फ्रेम करते हैं वो आपको इस स्क्रीन को पॉज़ करके पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि डायलॉग है 2 फ्रेंड के बीच में, मयूर और अनमोल के बीच में जो कॉलेज के कैंटीन में मिलते हैं और एक मूवी देखने के लिए डिसीज़न बनाते हैं। जैसे मयूर बोलता है पहले बोलता है, हाय अनमोल थ्रू विथ योर क्लासेस मतलब आपकी क्लासेस कैसी वगैरह चल रही है, ठीक है? अनमोल बोलता है, नो यार, वन मोर क्लास आफ्टर अ गैप ऑफ 2 पीरियड। तो मतलब वो बोलता है कि 2 पीरियड के बाद और भी गैप है एक और जो है वो उसकी क्लास है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्सेशन चलता है कि कैसे वो भी बोलता है कि मैं सोच रहा था कि एक मूवी देखने चलते हैं, फिर अनमोल बोलता है, अरे यार अभी तो बहुत सारी क्लासेस हैं वगैरह-वगैरह इस तरीके से, ठीक है? फिर आगे उसको मैसेज आता है कि अब क्लासेस नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिर मयूर बोलता है कि कौन-सी मूवी देखनी है डिसाइड करो, तो फिर मयूर बोलता है कि क्यों नहीं बाहुबली 2 देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है जो कन्वर्सेशन चलता है। तो बेसिकली डायलॉग राइटिंग कुछ और नहीं होता, आपको बेसिकली कन्वर्सेशन लिखना होता है। जैसे आप डेली लाइफ में बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो आप कुछ कुछ बोला फिर पेरेंट्स ने बोला फिर आपने बोला फिर पेरेंट्स ने बोला तो मतलब कुछ इस तरीके से आप जैसे नॉर्मली फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है और आपको वहाँ पे डायलॉग राइटिंग लिखनी हो सकती है। तो ठीक है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं अदरवाइज इट इज वेरी इजी। ठीक है, ये आपको बेसिकली कन्वर्जेशन ही लिखना होता है, बस ये कि आपको इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारा होता है करिकुलम वाइटे जिसको हम सीवी भी बोलते हैं या फिर हम रिज्यूम भी बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिज्यूमे बोलिए, करिकुलम वाइटे बोलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो सीवी की जब हम बात करते हैं, जब आप कोई जॉब लेने जाते हैं बेसिकली, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो उसमें आपको बेसिकली एक जो सीवी होता है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है? तो सीवी आपको लिखना आना चाहिए। हालाँकि ये तो आप 12th क्लास में ही सीख लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एड्रेस, ईमेल, फ़ोन वगैरह लिखना होता है, करियर का ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, आपका एजुकेशनल पूरा चीज़ देनी होती है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको वो भी देना होता है और अभी तक आपने क्या चीज़ें अचीव करी हैं, वो भी लिखना होता है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है? और फिर एक्स्ट्रा अगर कोई करिकुलम आपके अंदर चीज़ है, तो आपको वो भी मेंशन करनी होती है। फिर अगेन आपको रेफरेंस लिखना होता है कि आपको किसी के थ्रू इस जॉब के बारे में पता चला, तो कहाँ से पता चला? किसी न्यूज़पेपर से या किसी एक्विनेंटेंस से पता चला, किसी नोन पर्सन ने आपको बताया इसके बारे में। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको इस तरीके से अपना सीवी जो है प्रिपेयर करना होता है। आप वीडियो पॉज़ करके देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का अगर आप जब पढ़ते हुए आगे जाएँगे लास्ट यूनिट की तरफ तो वहाँ पे आपको दिखेगा एंजल्स एंड डेनिम्स करके ये जो पूरी स्टोरी है, ठीक है? इसमें आपको बताना है दैट व्हाट डिस्टिंक्शन डू वी नोटिस इन विक्टोरियाज़ कैरेक्टर बिटवीन द नॉवल एंड द फ़िल्म। तो देखिए यहाँ पे ना
इससे एक फ़िल्म भी बनाई गई है और एक नॉवल भी है। तो यहाँ पे आपको ना इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको कोई एक ऐसा मूवी का नाम दे दिया, जो कि नॉवल भी है और मूवी भी है, ठीक है? तो जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस का देखेंगे आप, तो उसमें आपको मूवी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो आपको एक नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको इन दोनों को एनालाइज़ करना है या ये वाला जो कैरेक्टर है, उसको नॉवल में किस तरीके से दिखाया गया और मूवी में किस तरीके से दिखाया दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है या लाइक किसी मूवी के बारे में आपको बता देंगे, रिव्यू देना है। जैसे आप बोलते हैं ना नॉर्मली रिव्यू दे यार ये अच्छी नहीं लगी, इसमें ये कमियाँ थी। तो आपको इस तरीके से रिव्यू लिखने होते हैं मूवी के भी और नॉवल के भी। तो रिव्यू लिखना भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, आपसे रिव्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? सो हम एंजल्स एंड डेनिम्स की बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर है विक्टोरिया वेट्रा, इसमें पोर्ट्रेट बाय Eilert Julia in the film adaptation, ठीक है, exhibits a non-distinction from the novel. While both version emphasizes her brilliance as scientist, the film tends to streamline her character, potentially diminishing the depth to her emotional journey. तो वो उसके फिल्म में क्या होता है इमोशनल जर्नी को दिखाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक तरीके से टेन स्ट्रीमर की तरह दिखाया गया है, ठीक है। सो द नॉवल dwells more into बैकग्राउंड रिलेशनशिप एंड इंटरनल स्ट्रगल। उसके नॉवल में क्या है कि उसके इंटरनल स्ट्रगल को दिखाया जाता है, उसके रिलेशनशिप को, उसके बैकग्राउंड के बारे में दिखाया गया है, ठीक है? और साथ ही साथ जो मूवी है उसमें इमोशनल जर्नी को दिखाया गया है। तो कुछ इस तरीके से एक ही कैरेक्टर को जो है यहाँ पे फॉर्म किया गया है। सो इन कंट्रास्ट द फिल्म may prioritize pacing and action over character development. These differences highlight the challenges of adaptation of complex literary work to the cinematic medium, leading to various uh, variation in the portrayal of the characters like Victoria between the two versions। ठीक है, तो एक ही वर्जन को 2 तरीके से कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर आपको एक मूवी फॉर एग्जांपल दंगल मूवी है जैसे, तो आपको दंगल मूवी हो सकता है, किसी भी मूवी का अगर आप रिव्यू लिख के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एनिमल मूवी हो गई, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को अच्छी लगी, इसके अलग ही अपने प्रोस एंड कॉन्स है इस मूवी के भी, ठीक है? तो आप इसका भी रिव्यू लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और कोई नॉवल हो गया, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, बहुत सारे नॉवेल्स हैं ऐसे, जैसे द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत ही अच्छी नॉवल है। इसके बारे में भी आप रिव्यू लिख सकते हैं कि आपको ये नॉवल कैसी लगी, क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? कोई ग्रेट एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी एक मूवी है, ठीक है? तो आप उसके किसी कैरेक्टर को देख सकते हैं कि उस फ़िल्म में और उस नॉवल में किस तरीके से दिखा दिया गया है। तो आप कुछ इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे, सभी आपको समझ में आए होंगे और इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है?